नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ झारखंड बिहार। और हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हैं उनको किसी परिचय का ज़रूरत नहीं है। काफ़ी संघर्षों के बाद उन्होंने झारखंड की राजनीति में अपनी एक दमदार प्रस्तुति दी है और विधायिका के परिवेश से, उनके क्षेत्र से बाहर निकलकर उन्होंने काफ़ी राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने नेतृत्व को साबित करने की कोशिश की है। हम बात कर रहे हैं दीपिका पांडे सिंह जी से, जो कि झारखंड की राजनीति में एक तेज़ तर्रार महिला नेत्री मानी जाती है। हम उनसे उनके बारे में, उनके कार्यों के बारे में और उनके पार्टी के स्टैंड के बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। मैडम नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी और द न्यूज़ झारखंड बिहार। जब आप चुनाव लड़ रही थी तो चूँकि महागामा के अंदर ये बातें देखी जाती है कि महागामा के अंदर कभी भी एक पार्टी लंबे समय तक स्टैंड नहीं कर पाती है। यहाँ एक बदलाव, और चूँकि महागामा का जो ध्रुवीकरण है, जो पोलराइजेशंस है और जो एक कम्युनलिज्म है, वो काफ़ी महागामा में हावी रहता है। तो कितना उस समय आपके लिए संघर्षपूर्ण था यहाँ से अपने लिए सीट निकालना? देखिए, मैं जिनके खिलाफ चुनाव, जिनके सामने चुनाव लड़ रही थी, वो 3 बार के विधायक थे। भाजपा का एक लहर, आप समझिए, पूरे देश में ही कायम है और उस लहर के विरुद्ध जो है झारखंड की लड़ाई थी महागठबंधन के नेतृत्व में। और चुनाव आसान तो बिल्कुल ही नहीं था, ये हम सभी जानते थे। लेकिन बदलाव जो है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा है और उसी बदलाव के तहत चुनाव, एक्चुअली मैं महागामा में मैं नहीं लड़ रही थी। आप अगर जो उस वक्त चुनाव का अनुभव किए होंगे वो ज़रूर महसूस किए होंगे कि महागामा की जनता जो है वो इस बदलाव के लिए लड़ रही थी और जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा आसानी से सब लोगों के सहयोग, आशीर्वाद से इस चुनाव को ये जीत हासिल हम लोगों ने की। आप अमेरिका भी गई थी, ये मीडिया के द्वारा जानकारी मिली। वहाँ पे आप हिंदुस्तान की तरफ से गई थी, महिला हिंदुस्तान की महिलाओं को रिप्रेजेंटेटिव कर उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए। वहाँ पे मतलब कि क्या मुद्दा, मतलब किस विषय पे आप वहाँ पे गई? ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे इस ऐसे मौके पर जाने का अमेरिका मौका मिला यूएस के कौंसुलेट के द्वारा। ये अवसर था महिलाओं के, अमेरिका की महिलाओं के लिए 100वां साल था जब उन्हें वोटिंग राइट्स उनके देश में मिला, उनके संविधान के तहत। उसके 100वीं साल जो है अमेरिका मना रही थी और अलग अलग जगहों से महिलाओं को निमंत्रित किया गया था। ये मेरा सौभाग्य है। अन्य भी कई बार पार्टी की तरफ से कई प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर पार्टी को रिप्रेजेंट करना हो, ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मुझे भेजा गया है। जैसे उसी क्रम में मैं चाइना गई थी जहाँ पे साउथ एशियन लीडर्स को बुलाया गया था। 7 देशों के अलग अलग प्रतिनिधि, यंग लीडर्स उस वक्त निमंत्रित थे। कभी इटली, कभी इंडोनेशिया, इस तरह के मौके मुझे बराबर मिलते रहे। लेकिन यह निमंत्रण अमेरिका की सरकार की तरफ से था, तो ये बहुत मेरे लिए भी गौरव का मौका था। और ओकेजन भी ऐसा था जब मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे देश में पैदा हुई कि जहाँ के संविधान ने महिलाओं को आज़ादी के साथ ही वोट करने का अधिकार दिया। अमेरिका की महिलाओं को करीब 70 साल इसके लिए संघर्ष करना पड़ा और उस 70 साल के बाद 1920 में उन्हें यह अधिकार मिला। उसी के 100वें साल को मनाने के लिए हम लोग अमेरिका गए थे। आप राष्ट्रीय महिला सचिव भी हैं कांग्रेस की, और एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी भी है। और हाथरस में जो घटनाएं हुई थी, वाकई में हमारे देश में खास करके इधर के कुछ सालों में जो रेप और बलात्कार की जो घटनाएं घट रही है, काफ़ी निंदनीय और समाज के लिए चिंतनीय भी है। गुड्डा भी उससे अछूता नहीं रहा। आपने काफ़ी बढ़ चढ़ करके हाथरस में संघर्ष किया, और आज है कि सीबीआई जांच भी हो रही है, नहीं तो जांच भी नहीं होने वाली थी, चूँकि मामले को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा था। काफ़ी संघर्ष किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष और उस समय राहुल गांधी जी भी चोटिल भी हुए थे। तो वहाँ की घटनाओं को लेकर के जो आपने संघर्ष किया, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बलात्कार की एक भी घटना, सिर्फ हाथरस की नहीं, कोई एक भी घटना हम सबको उतना ही उद्वेलित करती है। लेकिन जो घटना हाथरस में हुई थी वो अलग इसलिए भी था
क्योंकि लगातार यूपी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जो न्याय की उम्मीद वहाँ की महिलाओं में ख़त्म हो गया है कि कोई भी जो मंत्री, विधायक, सांसद तक स्तर के लोग इस तरह के घटनाओं में सम्मिलित हो रहे हैं और उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। ये सबसे बड़ा संघर्ष का विषय था। ऐसी घटनाएं हम लोगों के राज्य में भी हो रही हैं, लेकिन तुरंत कार्रवाई उस पर प्रशासन की तरफ से, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक भी घटना ऐसी घटे। हम लोग भी इसकी कल्पना करते हैं कि कभी कभी ऐसा समाज हो जहाँ पर महिलाओं को इस तरह के डर और भय के माहौल में न रहना पड़े। ये बहुत बड़ा बाधक भी है महिलाओं के आगे बढ़ चढ़ कर। उनके परिवार उनको इसलिए भी दायरे में रखना चाहते हैं ताकि उनकी सुरक्षा देख सकें। महिलाओं के आगे बढ़ने में भी बहुत इससे परेशानी होती है। तो हाथरस सौभाग्य है हमारा कि उस आंदोलन में एक तिनका डालने का मुझे भी मौका मिला और पार्टी ने लगातार मुझे संगठन में अलग अलग जिम्मेवारी, यूथ कांग्रेस के समय से आप देखें करीब 23 राज्यों में अलग अलग समय पर मैंने प्रभार युवा कांग्रेस का संभाला है। उसके बाद जिला में जिला अध्यक्ष के तौर पर 4 साल का कार्यकाल मुझे लगता है कि कांग्रेस के सबसे संघर्षपूर्ण समय में, जब 2014 के बाद का जो सबसे संघर्षपूर्ण समय था, जब लोगों की आवाज़ को ताकत देने थे ये इस सरकार के, तानाशाही सरकार के खिलाफ, तब मुझे जिला में जिम्मेवारी दी गई और उसके बाद फिर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव बनने का मौका। मुझे लगता है कम लोगों को ऐसा मौका संगठन की तरफ से मिलता है। ईमानदारी पूर्वक मैंने ऐसी सभी जिम्मेदारी को निभाया है और मैं एक बार आप लोगों के माध्यम से भी अपने पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं और ख़ास करके सोनिया गांधी जी और राहुल जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने झारखंड की एक महिला को इतने मौके दिए। साथ ही साथ पार्टी का टिकट मिला जो किसी एक महिला के लिए बहुत ही मुश्किल बात होती है, वो दे करके हमारे एक कार्यकर्ता का मान सम्मान बढ़ाए। मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। झारखंड अपने आप में एक पिछड़ा राज्य है और देखा भी जाए तो वर्तमान सरकार में भी जो संसाधनों की कमी रही है, राजस्व की कमी रही है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। और आपने कुछ दिन पहले भी मीडिया में कहा था कि मागामा विधानसभा क्षेत्र का विकास होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र है जो बिहार से लगा हुआ है। तो मागामा विधानसभा के लिए आपका क्या रोड मैप है? अगले 1 साल गुजर चुके हैं और आपने काम भी किया है जो दिख रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं, सड़कों की, लोगों की जो मतलब कि अन्य जो आवास की समस्याएं हैं, खाद्य समस्याएं हैं, बहुत अभी भी चल रही हैं। तो आने वाले 4 सालों में इनको लेकर के आपका क्या रोड मैप है? सरकार से आप क्या मांग करेंगे? क्या धरातल पे आप क्या उतारना चाह रही हैं? 4 साल के बाद मागामा कैसा होगा आपके नेतृत्व में? देखिए, महगामा की जो बातें हैं, अगर सिर्फ महगामा विधानसभा की हम लोग देखें, झारखंड राज्य एक संसाधनों से धनी राज्य है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं और उसमें भी महगामा जो है, हमको लगता है कि बहुत बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहा। झारखंड बनने के बाद जो ये महत्वपूर्ण 20 साल थे, उसमें मुझे लगता है जो सोच आगे के लिए महगामा के लिए होना चाहिए था, वो जनप्रतिनिधियों का नहीं रहा है, जिसकी वजह से आज भी लोग राशन, पेंशन, आवास, इन सब की समस्याओं से के लिए संघर्षरत है। नीतिगत फैसले जो कुछ सरकार लेती है, उसका फ़ायदा जन जन तक पहुंचता है और मुझे बहुत खुशी है कि महागठबंधन की सरकार उसमें लगी हुई है। आपने देखा कि हम लोगों की जीत के तुरंत बाद सबसे पहले जो हम लोगों की समस्या सामने उजागर होकर आई कि झारखंड का पैसा प्रचार, प्रसार और अन्य गैर ज़रूरी कामों में इस तरीके से बर्बाद किया गया कि आज झारखंड का ख़जाना खाली है। उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के माध्यम से भी और मंच पर भी इस बात को लोगों के सामने रखा है। लेकिन इन तमाम समस्याओं के बावजूद हमारी जो सरकार है वो इस बात के लिए कटिबद्ध है कि जन उपयोगी जितने काम हैं वो नहीं रुकेंगे। आप अभी देख रहे होंगे कि बगल के ही राज्य में हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर लोग कोरोना के समय वापस आए, लेकिन हम लोग के ही राज्य में जब ज़रूरी हुआ तो बस, ट्रेन और इसके अलावा हवाई जहाज़ तक संवेदनशीलता से मुख्यमंत्री जी ने और पूरा सरकार, प्रशासन, महागठबंधन के लोग लग करके उनको वापस लाने का काम किए। महगामा के भी आप गांव-गांव में जाके पूछेंगे
तो आपको ये पता चलेगा कि सरकार की तरफ से जो सहायता थी, उसके अलावा जो एक विधायक होने के नाते जो हम लोगों का दायित्व था इस दौरान लोगों के परेशानियों में उनके आंसू पोंछने का और उनके साथ खड़े होने का, उसको हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से निभाया। उसके बाद जो सबसे बड़ा काम हम लोगों की सरकार ने किया वो खाद्य आपूर्ति की थी। झारखंड राज्य में जब डबल इंजन की सरकार थी, संसाधन भी थे, सरकारी खजाना भरा हुआ था, तब भी भुखमरी के मामले इस राज्य में आ रहे थे और झारखंड की इससे बहुत बदनामी भी हुई। लेकिन इतनी बड़ी समस्या से जूझते हुए भी हम लोगों ने इस तरह की कोई परेशानी राज्य में नहीं होने दिया और अनाज का जो भंडार था वो आम जनता के लिए खोल दिया गया। गरीब लोगों को कम से कम इस दौरान कहीं खाने पीने की समस्या नहीं। मनरेगा के माध्यम से पिछली सरकार जो इतना बकाया लोगों का रखी, उसका फ़ायदा हमारे भी विधानसभा को हुआ। हम लोगों ने एक तो मनरेगा का जो डेली वेजेस है उसको बढ़ाने का काम किया। दूसरा भी प्रस्ताव केंद्र के पास चला गया है जहां मनरेगा के जो मज़दूर हैं उनको ज़्यादा पैसा दिया जाए, क्योंकि अब जब लोग राज्य में लौट करके आए हैं तो क्योंकि यहाँ ऐसे मौके नहीं बनाए गए तो लोग दूसरे राज्यों में जाकर के काम कर सकते थे। रातों रात किसी समस्या का समाधान हमारी सरकार भी नहीं कर सकती है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से कैसे गांव की अर्थव्यवस्था कायम रहे, कैसे जो टोला कस्बा और छोटे छोटे शहर हैं, नगर पंचायत है, यहाँ पर पैसे का फ्लो रहे, इसका प्रयास सरकार ने किया। 200 करोड़ के तकरीबन मनरेगा का जो बकाया पिछले 3-4 साल से था, उस पैसे को हमारी सरकार ने रिलीज़ किया। उससे गांव घरों के जो लोग थे जिन्होंने मनरेगा में काम किया था उनके घर तक पैसा पहुंचा और ऐसी योजनाएं जिससे गांव के लोगों के पास काम रहे, इसको सरकार ने सोचा। वो बिरसा हरित क्रांति हो, चाहे फिर जो अभी मनरेगा से जितने काम हो रहे हैं वो उस गाँव की अर्थव्यवस्था को संभालने के मकसद से हो रहा है। इसी तरह की योजना शहरी क्षेत्रों में भी हुई और नगर पंचायत के माध्यम से जो अर्बन मजदूर हैं उनको काम देने का प्रयास कर रहे हैं। जो स्किल्ड लोग बाहर से आए, ज़्यादा लोग तो कंस्ट्रक्शन लाइन में थे या कपड़ा के व्यवसाय से जुड़े थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, उन लोगों के लिए कैसे उनके लिए अवसर यहीं झारखंड में हो, इस पर सरकार नीतिगत काम कर रही है। आने वाले दिनों में जो रोज़गार की बात जिससे हम लोग सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं आज, उस पर काम होता दिखेगा। हम लोगों के साथ कई लोग जो आंदोलनरत थे पिछले सरकार में, ऐसे संविदा कर्मी अनुबंधित जो लोग थे, उन लोगों की समस्याओं पर हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है। उन लोगों की समस्या का समाधान कोरोना की वजह से, क्योंकि इस महामारी के बारे में किसी को कल्पना नहीं थी, पूरी दुनिया ही इससे स्ट्रगल कर रही है, तो ये इसका मार झारखंड को भी झेलना पड़ा। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम जो इस कोरोना की वजह से डिले हो गया है, मुझे लगता है कि नए साल में, और 29 तारीख को सरकार अपना 1 साल पूर्ण भी कर रही है, तो ऐसे कई नीतिगत फैसले हो जाएंगे, चाहे वो किसान के कर्जा माफ़ी को लेकर के हो, चाहे फिर अनुबंधित कर्मियों के कामकाज को लेकर के हो, या फिर राज्य में खेल और टूरिज़्म को बढ़ावा देने का, ताकि यहाँ के लोगों को यहीं अवसर मिले और उन्हें कहीं बाहर जाके परेशानी ना झेलना पड़े। राशन, पेंशन, ऐसी समस्याएं हैं, जब आप गांव में जाते होंगे तो सबसे ज़्यादा लोग उसके बारे में बात करते हैं। 15 लाख राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया में है और 25 से 29 तारीख के बीच में लोगों के हाथ में, ऐसे लोगों के हाथ में आ जाएगा जिसकी समस्या जो है, जो लोग जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पेंशन भी मुझे लगता है मेरे विधानसभा में भी अगर कम हो रहा है तो भी 2000 पेंशन जो है विधवा विकलांग इन लोगों का पेंशन हो रहा है। और रघुवर दास जाते जाते उनके समय में अगस्त में एक चिट्ठी निकाल के चले गए थे जिससे बीपीएल के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था। यह बात भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में डाला। केंद्र सरकार उस बीपीएल की क्राइटेरिया को हटाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनके वक्त ही ये लिस्ट बनी थी जब अटल जी की सरकार थी, तो उस लिस्ट में बहुत सारी त्रुटियां हैं। वो कैसे वैसे लोग जो छूट गए थे बीपीएल में, क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर ऐसे लोग थे जिनको पेंशन और आवास की आवश्यकता नहीं है, वो 2-3 मंजिले के घर पे रहते हैं, लेकिन अपने प्रभाव से उन नामों को जुड़ा लिए थे। राज्य सरकार ने अपने कोटे का जितना भी पेंशन है उसको बीपीएल की बाध्यता से मुक्त कर दिया है
और उसमें उसकी वजह से जिनको सही में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों पर काम हो रहा है। पहली बार किसान को बीज समय पर मिला। ये झारखंड के 20 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि ये सरकार किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उनके हित के लिए बनी है। धान क्रय का काम जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है। पैक्स के माध्यम से, मंडी और एफपीओ के माध्यम से प्रयास ये है कि किसान को उसके घर के पास से ही यह सुविधा मुहैया हो जाए कि वो धान ले सकें, धान बेच सकें सरकार को। और 15 नवंबर को ही सरकार ने धान का 30-50 का रेट, जो ग्रेड बी के है उसका दर तय, मिनिमम यह दर तय है, उससे किसान अपने धान को दे सकते हैं। और जो 20 साल में अब तक नहीं हुआ, किसान धान तो देता था लेकिन उसे पैसे लेने में बहुत परेशानी होती थी। 2 साल, पिछले 5 साल में भाजपा के कार्यकाल में ऐसा भी रहा जब धान नहीं लिया गया तो उसे सड़ाकर वापस किसान को किया गया। और कुछ लोगों को जिनको पैसा मिला उसे, उन लोगों को 6 महीने 8 महीने तक इंतज़ार करना पड़ा। हम लोगों की सरकार ने किसान से ज़्यादा बोनस के साथ 20-50 के रेट में वो हम धान भी ले रहे हैं। साथ ही साथ 50% पैसा जो है उसका भुगतान 3 दिन के अंदर वहीं पैक्स या एफपीओ के माध्यम से हो जाएगा, ताकि जो गांव बाज़ार में घूम करके जो बिचौलिए किसानों की मेहनत की उपज औने पौने दामों में ले लेते थे, क्योंकि किसान को तत्काल कुछ ज़रूरत होती रहती है, चाहे उसके अगले उपज के लिए या कुछ ज़रूरी कामों के लिए, तो उतना पैसा सरकार आपको तुरंत मुहैया करा रही है। और 50% पैसा 3 महीने में आपके खाते में आ जाएगा। आपका यह चैनल बहुत पॉपुलर है। इस चैनल के माध्यम से मैं अपने किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि सरकार इस बात के लिए प्रयासरत है कि घर घर तक जो है सरकारी लाभ पहुँचे। किसान भाइयों के लिए समर्थन मूल्य बहुत अहमियत रखती है और आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है, ये आपका अधिकार है। तो आप अपना धान सरकार को दे करके इसका लाभ लें। मैं आपके मन से भी इसका करते 15 फरवरी तक सरकार धान खरीद का काम करेगी। आप लोग अपने आसपास के जो भी पैक्स हैं, एफपीओ हैं या सरकार ने जिसकी व्यवस्था की है वहाँ धान दें और अपने मेहनत, खून पसीने की कमाई को जो है आप अपने घरों में लेकर के जाएं। एक 2016 में एक जो बहुत बड़ा जो एक मुद्दा जो बन के जिसको लेकर के आप मोहराबादी मैदान भी गई थी, 2016 में जेटेट अभ्यर्थियों ने पास किया और उसके बाद लगातार आज 20 जा रहा है, ख़त्म भी हो चुका है 4 साल। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जेटेट पास, जो कि अब जिनका एज भी अब 2-4-5 महीने में ख़त्म हो जाएगा। सरकार का कहीं ना कहीं जो आपने भी कहा भी कि एक वायदा कि हम रोज़गार देंगे, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा भी है झारखंड के अंदर, छुपी हुई बेरोजगारी है झारखंड के अंदर। तो जेटेट वाले जो बहुत बड़े एक कतार लंबी लगी हुई है बहाली को लेकर के, वो इंतज़ार कर रहे हैं। इसको लेकर के सरकार की जो एक संवेदनशीलता, ठीक है कोरोना काल रहा भी, अब तो सरकार के 1 साल पूरे भी होने जा रहे हैं, तो इसको लेकर के सरकार कितना संवेदनशील लग रही है? चूँकि ये बहाली काफ़ी मायने रखती है और अभी भी संविदा पे जो कर्मी है और भी बहुत सारे वर्क जो कर रहे हैं, कितनी सीटें भी खाली है सरकार के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में, तो उनको लेकर के सरकार का कदम कहाँ तक मतलब कि आगे बढ़ रहा है या आपके स्तर से कितना प्रयास किया जा रहा है? देखिए, इसके बारे में सिर्फ मैं ही नहीं, तमाम जो महागठबंधन के चाहे विपक्ष के भी जो लोग हैं, वो लोग इस बात के लिए, जब विपक्ष के पास जब समय था तब तो वो नहीं कर पाए, उस समय भी तानाशाही चल रही थी। बहुत सारे विधायक विपक्ष के जो मिलते हैं वो भी कहते हैं कि हम लोग चाह करके भी नहीं करा पाए। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के सरकार में काम होगा। इसको लेकर लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। विधानसभा में भी बात हम लोगों ने उठाया है। इसको लेकर के बहुत सारा क्लैरिटी जो है वो 29 दिसंबर को हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने हर विभाग का रिव्यू शुरू किया है, जो 18 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। और इन अनुबंधित कर्मियों के बारे में आपको भी जानकारी होगी कि इसके बारे में कितनी वैकेंसी है, कहाँ लोगों को लगाया जा सकता है, या अगर किसी के मानदेय की बात है, इस तरह की तमाम बातें, वो चाहे हम पारा शिक्षक के साथ करें हो, चाहे डीटेट के साथ हो, आंगनबाड़ी सहिया, एनआरएचएम, मनरेगा कर्मी, इस तरह की पंचायत सचिव हैं, इन लोगों की तमाम समस्याओं के लिए, उस पर डिस्कशन के लिए समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है। और कई मंच से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2021 में इन लोगों की समस्याओं का निदान हो जाना है। और जो इसके बारे में घोषणाएं हैं, आप लोग से भी निवेदन करूंगी
कि 29 दिसंबर का इंतज़ार करें। मुख्यमंत्री जी ने सभी अपने कैबिनेट और विधायकों के साथ इस पर बहुत गंभीरता से कई बार बातें की हैं और सबकी अभी भी 5 दिन पहले जो विधायकों के साथ जो चर्चा थी रांची में सत्ता पक्ष के सभी ने इस पर मुख्यमंत्री जी से इस पर खुल के बहुत चर्चा की कि हम लोग जिन लोगों से वादा करके आज इस सत्ता में आए हैं प्राथमिकता उनको देते हो, उनकी समस्याओं एक साथ तो नहीं होगा लेकिन बारी बारी करके इनका निदान करेंगे। गोड्डा कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र में तो अब ये आ ही रहा है। यहाँ बहुत पहले से ईसीएल रहा है और अभी अडानी पावर प्लांट भी खुल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से ये बातें उठती रही है कि यहाँ से हमारा कोयला जाता है, यहाँ के हमारे अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है और जैसे अडानी पावर प्लांट है तो यहाँ के स्थानीय युवाओं को जो रोज़गार यहाँ जो मिलना चाहिए भागीदारी यहाँ के स्थानीय उद्योगों में, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक लगता है कि जनप्रतिनिधि उस स्तर पे नहीं काम कर पाते हैं। एक आश्वासन सिर्फ दे करके रह जाते हैं और जनता को आपसे काफ़ी उम्मीद है। चूँकि पिछली सरकारों को यहाँ के युवा बेरोजगार जो हैं पढ़े लिखे वो देख चुके हैं और यहाँ पे हर तबके के बेरोजगार हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का मामला हो, चाहे वो टेक्निकल स्किल्ड का मामला हो या पढ़े लिखे जो भी हैं। तो आपके प्रति युवाओं का एक रुझान है कि आप कुछ करेंगे, ईसीएल के अंदर हो या आपके अडानी पावर प्लांट के अंदर हो, इसको लेकर के आपकी क्या योजना है कि मतलब कि कैसे यहाँ के युवाओं को स्थानीय स्तर पर यहाँ के स्थानीय उद्योगों में रोजगार मिले? देखिए हमारा जो इलाका है वो कृषि बाहुल्य है, लेकिन यहाँ के विकास के लिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है उसको भी समझने का काम हम लोग को करना है। और यहाँ सालों से ईसीएल रहा है, मेरे संघर्ष का भी हिस्सा ईसीएल के खिलाफ रहा है। और हम लोगों ने जब मज़दूर दबे थे उस वक्त भी अपने एजेंडा में 70% युवाओं को, जो लोकल युवा हैं, उनको रोज़गार कैसे मुहैया हो इसके मांग को लेकर के हम लोग आंदोलनरत रहे। अब जब हम सत्ता में हैं तो ये मेरा दायित्व बनता है और ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार के उचित अवसर दिलवाना है। इसमें सबसे बड़ा हिंड्रेंस जो बाधा आती है वो आउटसोर्सिंग का मामला है। आउटसोर्सिंग का मामला सिर्फ हम लोगों के यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में इसकी वजह से यहाँ के लोकल युवाओं का अधिकार जो है वो छीना जाता है। आउटसोर्सिंग को लेकर पूरे सभी विधायकों के सलाह पर मुख्यमंत्री जी ने कुछ कार्रवाई शुरू की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कानून के तहत 70% युवाओं को वहाँ रोज़गार मिलना चाहिए उस पर बहुत सख्ती से काम जो है वो आने वाले साल में होगा। अभी इस वक्त तो हम लोग ना सिर्फ यहाँ के लोकल पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं के रोज़गार के अवसर के लिए जूझ रहे हैं बल्कि जो हम लोगों के यहाँ प्रवासी मज़दूर आए वो भी कई तरह के काम को सीख करके जान करके आए हैं और उनके लिए भी यहाँ मौके नहीं, उनको सही मौका दिलाने की मेरी प्राथमिकता पहले भी थी और आगे भी रहेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले साल में युवाओं की उम्मीद पर भी हम खरा करने का काम करेंगे। सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं और उसकी समीक्षा बैठक भी चल रही है। कांग्रेस भी अपने कोटे के जो भी मंत्री 4 मंत्री हैं उनके समीक्षा बैठक विभागीय चल रही है। यह भी मीडिया से आ रहा है कि हो सकता है कि अगर संतुष्टिदायक काम न हुआ हो, हालांकि कोरोना काल में बहुत ज़्यादा काम सरकार नहीं कर पाई है, ये सर्वविदित है, लेकिन अगर उसमें संतुष्टिदायक काम न हुआ हो तो यह भी बातें हैं कि 1-2 मंत्री को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। और कहीं ना कहीं यह भी है कि कांग्रेस ने इस विधानसभा में 4 महिला विधायकों को लाने का काम किया, आप भी उसमें से हैं और कहीं ना कहीं चारों महिला विधायकों में आप सबसे आगे हैं जैसा हम लोग का जो रिपोर्ट है। और एक तेज तर्रार और एक संघर्षशील महिला नेत्री के रूप में आप उभरी हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में, चूँकि अभी कांग्रेस कोटा के भी मंत्री पद हैं खाली रिक्त हैं, तो क्या लगता है दीपिका पांडे सिंह को ये प्रभार मंत्री का मिल सकता है? देखिए ये तो मीडिया में रिपोर्ट चल रही है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात कहीं और है। संगठन ने मुझे बराबर मौका दिया है और आज चुनाव भी जीत करके हम अगर आए हैं तो संगठन की वजह से। कांग्रेस पार्टी का कोई भी निर्णय इस प्रकार का नीतिगत जो हो
महिलाओं को शामिल करने का या ना शामिल करने का, या पहली बार जो विधायक थे उनको ना शामिल करने का, अनुभवी विधायकों को मंत्रालय का मौका देने का, ये सारे फैसले हमारे आला कमान के द्वारा किया जाता है। और समय समय पर आला कमान ने मुझे मेरी योग्यता के अनुसार, पार्टी के समर्पण के अनुसार जिम्मेदारी संगठन में भी दिया, टिकट दिया, विधायक बनने का मौका दिया। आगे मेरे बारे में क्या करना नहीं करना है वो आला कमान करता है। बहुत लंबे समय के बाद गोड्डा के अंदर आ, 2 विधानसभा में आप महागामा विधानसभा से हैं, और अभी हाल में ही जेवीएम को छोड़ करके प्रदीप यादव जी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत हुई है। तो आने वाले 2024 के लोकसभा में क्या परिदृश्य कुछ बदल सकता है, क्या योजना हो सकती है? चूँकि अब कांग्रेस मजबूत हुआ है गोड्डा में लंबे समय के बाद, तो क्या परिदृश्य बदल सकते हैं 2024 के चुनाव में? बिल्कुल, जो जैसा कार्यकाल अभी के वर्तमान सांसद का रहा है, मुझे लगता है वो संतोषजनक नहीं है, और लोगों ने मजबूरी में उनको माना है। 2024 में ये हम जितने सारे विधायक हैं और जो संगठन के लोग हैं, ये सुनिश्चित करेंगे कि 2024 में यहाँ पर महागठबंधन का जो है सांसद हो और वो चुनाव जीत हो। एक बहुत बड़ा जो ज्वलंत मुद्दा अभी देश में चल रहा है कृषि बिल को लेकर, जिसको लेकर के आपने भी अभी रांची में भी धरने प्रदर्शन में आपने काफ़ी बात को रखा। कृषि कानून जो है केंद्र सरकार तो हालांकि अपने स्तर से कह रही है कि किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है, कहीं किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन आपके नज़रिए से कृषि कानून कितना हानिकारक है भारत के किसान के लिए? झारखंड चूँकि खुद एक कृषि प्रधान देश है, तो कितना झारखंड खुद कृषि प्रधान राज्य है, तो कितना हानिकारक है ये कृषि कानून किसानों देखिए, के लिए? केंद्र सरकार जो है ना, वो कॉरपोरेट घरानों की सरकार है। इस बात को एक एक लोग जो है इस देश के समझ गए हैं। इनकी प्राथमिकता ये है कि कैसे अडानी और अंबानी जैसे कॉरपोरेट घरानों को ज़मीन मुहैया कराया जाए, वो किसानों से छीन करके हो, चाहे मज़दूरों से छीन करके हो, यह इनकी प्राथमिकता रही है। हमारा देश कृषि प्रधान है, 60% लोग इस काम से जुड़े हुए हैं, और इस पर कैसे अपना कंट्रोल करे यह सरकार, इसके लिए इस बिल को लाया गया और लोकतांत्रिक तरीके से, तानाशाही तरीके से इसको लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराया गया। पूरे देश ने देखा इस तरह से बिना किसानों से बात किए, चर्चा किए, ना विपक्ष से बात किए हुए आखिर ऐसी क्या बाध्यता थी और क्या जल्दी थी कि उन लोगों ने, देश ने आपको जनमत दिया है, पूर्ण बहुमत दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो है कुछ भी करने के लिए आपको छूट मिल गई। आज ये प्रयास कर रहे हैं लोगों से बात करने का, यह प्रयास किसानों से बात करने का इस बिल को लाने के पहले क्यों नहीं हुआ? भाजपा को छोड़कर जितने भी विपक्षी दल हैं, इनके खुद के सरकार में शामिल शिरोमणि अकाली दल जो है, उसकी मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया, और उनकी सरकार से इस मुद्दे को लेकर के अलग हो गए। ये सरकार यह सोच रही थी कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो इस आंदोलन में सिर्फ शामिल हैं, लेकिन 8 तारीख के बंदी के बाद उनका यह भ्रम भी टूट गया होगा। अगर इनकी मंशा साफ है तो भाई अपने समर्थन मूल्य को कानून का हिस्सा क्यों नहीं बनाए? उसको इस कानून से अलग रखने का क्या मकसद है? जो वादे आप लोग चुनाव के वक्त करते हैं, 15 लाख देने की बात हो या इस तरह की बात, 2 करोड़ रोज़गार की बात हो, वो हमने देखा कि वह भ्रम युवाओं का टूट गया। जो देश की महिलाओं का महंगाई कम करने का जो वादा इन लोगों ने किया था, यह भ्रम हम लोगों ने अपने आंखों के सामने टूटता देखा है। तो इनके मौखिक किसी बात पर तो विश्वास करने लायक केंद्र सरकार नहीं है। इनकी मंशा सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों को मदद करने की है, और इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और इस तरह की व्यवस्था से महिलाओं का भी बहुत नुकसान होना है। और जिस जमाखोरी से इस देश को 50 साल पहले निजात मिल गया था, उसी जमाखोरी को कराने की सरकार तैयारी में है। और आने वाले दिनों में जो किसान से 20 रुपये 25 रुपये में गेहूँ लिया जाएगा, वही गेहूँ अगर नहीं बड़े बड़े मॉलों में 100 रुपये किलो में बिका, तो हम लोग कुछ भी बात मानने को तैयार नहीं है। महंगाई बढ़ाने की, पेट्रोल डीजल का क्या हो रहा है आज?
पेट्रोल डीजल के बारे में जो इस तरह से टैक्सेस लगा करके, जब कच्चे तेल का दाम इतना कम है तो आज पेट्रोल डीजल की क्या हालत करके रखे हैं लोग, और उसकी वजह से पूरे देश में बाकी ज़रूरी सामानों का भी दाम बढ़ रहा है। तो सरकार की मंशा बिल्कुल साफ़ नहीं है और इस मुद्दे पर किसान या कांग्रेस एक ही बात है। तो इस मुद्दे पर तो हम लोग आंदोलन को अंजाम देने तक के, जिस तरह से भूमि अधिग्रहण कानून में ये लोग संशोधन लाने का प्रयास करे थे और हम लोगों ने उसको वापस कराया, उसी प्रकार से किसानों के इस आंदोलन में हम लोग साथ हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि यह सरकार अपने इस बिल को कानून को वापस ले। हाल में 3 दिन पहले गोड्डा के अंदर एक प्राइवेट नर्सिंग होम में, जो कि बच्चों का नर्सिंग होम था, सनराइज हॉस्पिटल नहर चौक पे, जिसमें कि एक आगजनी की घटना हुई और जिस तरह की तस्वीरें आई बच्चों को लेकर वो काफ़ी भयावह थी। सभी लोगों ने उसको लेकर के आपने भी अपना दिया। गोड्डा के अंदर जिस तरह से अस्पतालें खुल रही हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम्स, वो धड़ल्ले से खुल रहे हैं और कहीं ना कहीं एक व्यवसाय बन चुका है। स्वास्थ्य सेवा एक व्यवसाय बन चुका है और ये घटना फिर भी घट सकते हैं, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स कैसे आ भी रहे हैं कि जगह नहीं है, रेंट वाले मकान पे हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो इसको लेकर के आपका मतलब कि जो आपने कहा था कि मैं इसकी जांच की मांग करता हूं, तो इसको लेकर के आपका क्या है, मतलब कि चूँकि स्वास्थ्य व्यवस्था में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, तो इसको लेकर के आपका क्या अगला कदम क्या? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे मैं स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में निजीकरण की समर्थक नहीं। मेरे हिसाब से सरकारी व्यवस्था ही इतनी दुरुस्त होनी चाहिए कि लोगों को निजी अस्पतालों में या निजी स्कूलों में ना जाना पड़े। लेकिन हम लोगों का देश बहुत बड़ा है, आबादी बहुत है और प्राइवेट संस्थान भी अपना योगदान अलग अलग तरीके से करते रहें। लेकिन शिक्षा और अस्पताल के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में जो लोग प्राइवेट भी आगे आते हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि ये काम सेवा की भावना से ज़्यादा होना चाहिए, ना कि पैसे कमाने के मकसद से। संस्थान जो है निजी जो खोलने हैं उसके लिए कई मानक हैं, उसको पूरी तरह से लोगों को मानना है और कम से कम फीस में, चार्जेस में ये अस्पताल चलने चाहिए और ये निरंकुश नहीं होना चाहिए। मैं इस हॉस्पिटल के बारे में ख़ास करके बोलना चाहूँगी कि मेरा किसी व्यक्तिगत किसी डॉक्टर के प्रति या किसी संस्थान के प्रति या किसी समुदाय के प्रति, क्योंकि इस इशू को रेज़ करने के बाद मुझे बहुत तरह की बातें भी सुननी पड़ी। सोशल मीडिया पर एक गलत तरीके का कैंपेन चलाया गया जिसको डॉक्टर वर्सेस विधायक कर दिया गया। मैं उसके बारे में बहुत साफ कहना चाहती हूँ कि मेरा जो कमिटमेंट है वो जनता के प्रति है। कहीं भी अगर कुछ गलत होता है, ये बहुत राहत की बात है कि वहाँ के लोग सक्रिय थे, फायर ब्रिगेड ने अपना दायित्व निभाया, तो उन बच्चों को कोई हानि नहीं हुई है और सुरक्षित हैं वो बच्चे, किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई। लेकिन मेरे हिसाब से इस तरह की घटना ही नहीं होनी चाहिए। उसके लिए अगर आज किसी जांच के माध्यम से या कार्रवाई के माध्यम से अगर इस पर लगाम लग सकता है तो मैं उसकी पक्षधर हूँ। कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बात गलत लगे, लेकिन किसी बड़ी घटना का इंतज़ार किए बगैर अस्पताल में लोग अपनी जान बचाने जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में उनके जान पर आफत नहीं आना चाहिए, यह मेरा सोचना है और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात से सहमत होंगे। किसी व्यक्तिगत मेरे संबंध अच्छे हैं, अस्पताल के लोगों से भी मेरी जान पहचान है, लेकिन मेरे हिसाब से इस तरह की घटना ही नहीं होनी चाहिए। अस्पताल अगर उसमें दोषी नहीं है, अगर किसी और वजह से हुआ है, तो उन लोगों उस बात की जांच होकर इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को भी ट्वीट किया था। जिला प्रशासन उसके बाद सक्रिय भी हुई। मुझे लगता है जांच टीम वहाँ गई थी और वो लोग जो रिपोर्ट है वो जल्दी सबमिट करेंगे। लेकिन निजी संस्थान निरंकुश होकर के ज़िले में, मेरे विधानसभा में ना चलें, ये देखना मेरा दायित्व है और इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सरकारी व्यवस्था है वो उससे भी हम लोग सेटिस्फाइड हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे चुनाव का एक ये अहम मुद्दा था और लगातार जीतने के बाद से
हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि उस व्यवस्था में सुधार हो। कई सारे नए डॉक्टर्स को भी लाने का काम किया गया। वो संख्या भी पूर्ण नहीं है, उसको पूरा कराना, और हॉस्पिटल की जो व्यवस्था, जो सरकारी अस्पताल की व्यवस्था है, वो एक स्टैंडर्ड व्यवस्था हो, ताकि जो ज़रूरतमंद हैं वो जब अस्पताल में जाएं तो उन्हें किसी निजी क्लिनिक में ना भेजा जाए या उससे उसकी ज़रूरत ना महसूस हो। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, और मुझे लगता है कि इस पर रिज़ल्ट देना मेरे लिए खुद के लिए भी चैलेंज है। वो हम आने वाले साल में करके उसको पूरा करेंगे। पीरपैंती महागामा और हसदिया ये जो रोड है ये NH बन चुका है, NH 133 हो चुका है, लेकिन जो हालात हैं सड़कों के काफ़ी दयनीय है। आप भी देख रहे हैं, काफ़ी रास्ते से जा रही हैं और आ रही हैं। मैं भी अभी आया तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। NH के कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे NH है तो डिवाइडर होना चाहिए, आने का रास्ता, जाने का बाईपास जो एक होता है, और कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा NH का अब चूँकि हालांकि टेंडर हो चुका है और वर्क भी होगा, तो कम से कम इसमें जनता की तरफ से ज़रूर ये अनुरोध है मीडिया के माध्यम से मैं आपको, कि वो एक डिवाइडर होना चाहिए जो जाने का और आने का, क्योंकि एक्सीडेंट्स गोड्डा के अंदर जिस तरह से हो रहे हैं और जिस तरह के रोड की जो स्थिति है, ट्रैफिक नियम को क्या लोग पालन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और रोडों के हालात की वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट होता है। इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, बड़े बड़े जो मालवाहक गाड़ियाँ हैं, दिन में भी बीच में नो एंट्री भी लागू हुआ था कि भाई नो एंट्री के टाइम में गाड़ियाँ नहीं, बावजूद गाड़ियाँ पास हो जाती है, और इस पर जिला प्रशासन कहीं ना कहीं संवेदनशील नहीं है। इसको लेकर के मतलब कि देखिए, खास करके जो सड़क निर्माण की बात हो, चाहे वो केंद्र सरकार है, NH तो आप जानते हैं केंद्र के अंतर्गत आता है, एग्जीक्यूट करने की एजेंसी सरकार राज्य सरकार है, चाहे वो PWD का मामला हो, चाहे RU, जिस गुणवत्ता को बरकरार रखना चाहिए था वो पिछली सरकार में नहीं हुआ है, तब आज इन सड़कों की ये हालत है। मार्च के महीने से लगातार इस सड़क के बारे में लिखना या मुख्यमंत्री जी के सामने इस बात को लाना, और फिर बीच में जब सत्र चला तो इलाके के सभी विधायकों ने उसको विधानसभा के पटल पे भी और इनफॉर्मल तरीके से भी बार बार उठाया गया है। मुख्यमंत्री जी ने इस पर नितिन गडकरी जी से भी बात करी, और सत्ता और विपक्ष दोनों के प्रयास से इस रोड पर काम होने का, बीच में बरसात की वजह से नहीं हो सकता था, लेकिन अब करीब करीब प्रक्रिया पूरी हो गई है और इस सड़क का भी काम जल्दी होगा, और इस पर जब काम हो तो गुणवत्तापूर्ण हो, इस बात को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। अफसोस की सिर्फ एक बात यह है कि जिस तरीके से निशिकांत दुबे जी को श्रेय लेने की बीमारी है, वही बीमारी गोड्डा के भी विधायक को लग गई, बिना विभाग के लोगों के, बिना संवेदक के, वो पूजा अर्चना करके श्रेय लेने के लिए सिर्फ एक जो है खबर छपवाते हैं या इस तरह की बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी समझदार विधायक को इस तरीके का, इस तरह से श्रेय लेने का काम करना चाहिए। मैं इस मन से कह रही हूँ कि पक्ष विपक्ष के दोनों लोग इस सड़क की बदहाली से परेशान थे, सबने अपने अपने प्रयास किए हैं, लेकिन राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, प्रदीप यादव जी के प्रयास से, हम लोगों के प्रयास से यह सड़क आज बनने की स्थिति पर आई है। उसको लेकर के जो जनता में क्या बोलें, जो मैसेज देना चाहते हैं विपक्ष के लोग, ये अच्छी बात नहीं है। काम विकास का जब हो तो हमको लगता है कि पक्ष और विपक्ष को साथ आकर, अगर जनहित के मुद्दे हैं तो पॉजिटिव और रोल होना चाहिए दोनों ही पक्ष का, वो करना चाहिए। मुझे लगता है जो ऐसे अभी दिखावा जो किया गया वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये सड़क जल्दी बनेगी, और इस बार जब बनेगी तो हम लोगों के लोग खड़े होकर ये सुनिश्चित कराएंगे कि संवेदक ऐसी सड़क बना के जाए कि हम लोगों को ये दुर्दशा न देखना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, कोरोना काल में लगभग संस्थानें बंद थी, सब कुछ वगैरह बंद था, लेकिन अब खुल चुका है। कोरोना में जो रहा है, कोरोना पेशेंट का दर झारखंड में कम ही रहा हमेशा, और अब तो बहुत कम हो चुका है। सारे संस्थान लगभग खुल चुके हैं, लेकिन शिक्षण संस्थान अभी तक बंद है, जिससे कि बहुत बड़ा बच्चों का भविष्य को लेकर के पढ़ाई का जो हर्जा हो रहा है, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो। कल इसको लेकर के झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन भी किया, शांतिपूर्ण मार्च निकाला, उपायुक्त महोदय को आवेदन भी दिया है।
तो कहीं न कहीं क्या लगता है कि अब चूँकि कोरोना ख़त्म हो चुका है, असर इसका कम हो चुका है और अब तो जैसा जान के वैक्सीन भी डेवलप हो चुकी है, झारखंड भी आएगी। तो सरकार को इसके ऊपर क्या मतलब आपकी तरफ से स्कूल खुलना चाहिए कि नहीं? देखिए जो आंदोलन कल शिक्षण संस्थान के लोगों ने किया, मैं उसकी पूर्णतः समर्थक हूँ। और इस विषय पे मैं खुद 18 तारीख के बाद फिर से जब रांची रहूँगी तो मैं इस पर मुख्यमंत्री जी से मिल कर के इसके लिए निवेदन करूँगी कि ठंड की छुट्टियों के बाद जो है जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, विशेष करके जो बड़े बच्चे हैं हाई स्कूल ऑनवर्ड्स, ये इन संस्थानों को खोल दिया जाए। अपने भी घर में बच्चे हैं जो लॉकडाउन के समय में जो असर उनकी पढ़ाई पर पड़ा है उसको हम लोग बखूबी समझते हैं। ऑनलाइन एक व्यवस्था हो सकती है लेकिन ये टेम्परेरी व्यवस्था है। जो स्कूल जाने आने का महत्व है, जो कक्षा में पढ़ाई का महत्व है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और पूर्णतः मैं इस बात की समर्थक हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल्स के जो और सरकारी जितने भी संस्थान हैं शिक्षा से जुड़े हुए अब खुल जाने चाहिए। कोरोना के वक्त जितना बचाव और जिस तरह के लॉकडाउन में केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश थे, कुछ तो हम लोग इस बात से भी मानने को बाध्य थे, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से पहल हो और शिक्षण संस्थान खुलें, इसके लिए मैं भी अपने तरफ से जो करना चाहिए जनप्रतिनिधि के नाते वो मैं ज़रूर करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ झारखंड बिहार। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के साथ। धन्यवाद।